नमस्कार एंड वेरी वेलकम अवर यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जूलॉजी पेपर 2 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 20 नंबर के और 7 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये मानिए आप सभी के लिए कम से कम 30 नंबर पक्के होने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है रुधिर। ब्लड क्या होता है, रुधिर क्या होता है, इसी के 3 नाम है। रक्त क्या होता है, क्या रक्त क्या होता है। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में विस्तार से मैं ब्लड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। रुधिर की संरचना क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, रुधिर क्या होता है, इसका वर्गीकरण क्या होता है, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, विस्तार से हम सभी लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रुधिर। ब्लड क्या होता है, रुधिर ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं कि जो रुधिर होता है किन किन संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इसका वर्गीकरण क्या होता है। जो रुधिर होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा, तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, जो स्वाद होता है वो नमकीन की तरह होता है। कैसा, इसका स्वाद होता है वो नमकीन की तरह होता है। कैसा होता है, तरल होता है, नमकीन की तरह स्वाद होता है, तर होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो पीएच मान होता है 7.4 इसका पीएच मान होता है। तो जो रुधिर होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, स्वाद इसका नमकीन की तरह होता है। रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। और जो रुधिर दाब मापा जाता है वो इस स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, जो रुधिर दाब है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो इस स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। रुधिर होता है 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला भाग होता है रुधिर प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है रुधिर कणिकाएं। जो रुधिर प्लाज्मा भाग बनाता है रुधिर का 55% भाग बनाता है और रुधिर कणिकाएं होती हैं और 45% भाग बनाती हैं। तो रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं ही मिलकर रुधिर का निर्माण करती हैं, रुधिर का फॉर्मेशन करती हैं। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जल पाया जाता है और ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें जल पाया जाता है और ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें जल पाया जाता है और ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ के रूप में इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन, पचे हुए पदार्थ, हार्मोन्स, विटामिन्स के रूप में पाए जाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो गैस, लवण और आयनों के रूप में पाए जाते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा होता है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, जल और ठोस पदार्थ। जो ठोस पदार्थ में होते हैं वो 2 रूप में पाया जाता है। एक पाया जाता है कार्बनिक रूप में, एक पाया जाता है अकार्बनिक रूप में। जो कार्बनिक रूप में पाया जाता है प्रोटीन पाए जाते हैं, पचे हुए पदार्थ पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो उसमें गैस पाई जाती हैं, लवण पाए जाते हैं, आयन के रूप में जो रहते हैं। अब आते हैं जो रुधिर होता है दूसरा भाग कौन सा होता है, तो रुधिर का एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट। जो इरिथ्रोसाइट्स को कहते हैं आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट को कहते हैं डब्ल्यूबीसी कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स को रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं। तो रुधिर कणिकाएं 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। अगर क्वेश्चन बनता है कि रुधिर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए, तो रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली होती है इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी कहते हैं, दूसरी होती है ल्यूकोसाइट जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं और तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट जिसको रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं। तो रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जो रुधिर में जो डब्ल्यूबीसी होती है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं कणकमय कोशिकाएं और दूसरी होती हैं कणका विहीन कोशिकाएं। जो कणकमय कोशिकाएं होती हैं उनमें कण जैसी छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कणकमय कोशिकाएं कहते हैं। जो कणकमय कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं।
एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन सी? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि जो कणका विहीन कोशिकाएं होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट्स, दूसरी होती है मोनोसाइट्स। कौन कौन सी होती हैं कणका विहीन? तो कणका विहीन दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं। तो इस प्रकार जो रुधिर की संरचना होती है, रुधिर होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका स्वाद होता है वो नमकीन की भांति होता है, क्षारीय होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। रुधिर दाब मापा जाता है तो स्फेगोमैनोमीटर के माध्यम से रुधिर दाब को मापा जाता है। जो रुधिर होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर में अगर हम रुधिर की संरचना देखते हैं तो रुधिर दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है रुधिर प्लाज्मा जो रुधिर का 55% भाग बनाता है, और दूसरा भाग होता है रुधिर कणिकाएं जो रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। रुधिर प्लाज्मा होता है दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है जल, दूसरा होता है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ होते हैं वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ, दूसरा होता है अकार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कार्बन, दोस्तों, प्रोटीन, पचे हुए पदार्थ, हार्मोन्स और विटामिन के रूप में पाए जाते हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो गैस, लवण होते हैं जो आयनों के रूप में पाए जाते हैं। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। ये तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं, इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट जिसको रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वाइट ब्लड सेल होती हैं, या जो डब्ल्यूबीसी होती है इनको श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। और जो आरबीसी होती है उनको लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है या ल्यूकोसाइट्स होती है या श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं दो भागों से मिलकर बनी हुई होती हैं, एक होती है कणकामय और एक होती है कणका विहीन। जिनमें कणका जैसी संरचना पाई जाती है, कणके जैसी संरचना पाई जाती हैं उनको कणकामय कोशिकाएं कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जिनमें कणका विहीन संरचना नहीं पाई जाती हैं, कण जैसी संरचना नहीं पाई जाती हैं, फिर दो उनको कणका विहीन कोशिकाएं कहते हैं। जो कणका विहीन कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती है, एक होती है लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है मोनोसाइट। तो इस प्रकार ये रुधिर की संरचना होती है। अब हम इसकी थ्योरी बताते हैं। रुधिर दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला होता है रुधिर प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर प्लाज्मा होता है, इसके बारे में पहले बताते हैं। रुधिर प्लाज्मा रुधिर का हल्के पीले रंग का एक क्षारीय, पारदर्शक, निर्जीव, अंतराकोशिकीय तरल पदार्थ है। जो रुधिर प्लाज्मा होता है कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का मतलब होता है इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो रुधिर प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय होता है, पारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब होता है अगर हम प्लाज्मा के माध्यम से वस्तु को देखते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हल्का से देख सकते हैं, मतलब जो हल्का पारदर्शक होता है। निर्जीव होता है अर्थात इसके अंदर जान नहीं होती है, और अंतराकोशिकीय तरल पदार्थ होता है। तरल का मतलब ये लिक्विड रूप में होता है। जो रुधिर का 55% भाग बनाता है, हम बता रहे हैं कि जो रुधिर प्लाज्मा होता है रुधिर का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90 से 55% जल पाया जाता है और शेष भाग में 5 से 10% कार्बनिक, अकार्बनिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों, हमने बताया है कि रुधिर प्लाज्मा होता है वो रुधिर में कितना होता है? 55% पाया जाता है रुधिर प्लाज्मा। अब रुधिर प्लाज्मा में जो 55% होता है तो इसी में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो जल होता है वो होता है 90 से कितना होता है? 90 से 95% तो होता है जल। 90 से 95% तो जल होता है, और जो 5 से 10% होता है वो क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, थ्रोम्बोप्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती हैं, और पचे हुए पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स आदि पाए जाते हैं। आगे हैं पचे हुए पदार्थ और विभिन्न प्रकार के आदि हार्मोन्स पदार्थ पाए जाते हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में गैसें पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई में, और जो लवण पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन होगा। मैग्नीशियम आयन का सूत्र
Mg होता है। कैल्शियम आयन तो कैल्शियम आयन का सूत्र Ca होता है। सोडियम आयन तो सोडियम आयन का सूत्र Na होता है। आदि के रूप में ये आयंस पाए जाते हैं। तो जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है? एक तरल होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, हल्के पीले रंग का होता है, पारदर्शक होता है, निर्जीव होता है, अंतराकोश के तरल पदार्थ होता है। ये रुधिर का कितना 55% भाग बनाता है। ये 55% में से जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% 90 से 95% तो जल पाया जाता है और 5 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गई, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो गई, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गई, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गई। और जो पचे हुए पदार्थ पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं आदि पाए जाते हैं। जबकि जो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और कैल्शियम हो गई, मैग्नीशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गए, लवण आदि आयंस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्लाज्मा की संरचना है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें पढ़ना है रुधिर कणिकाओं के बारे में, या जैसी को बोलते हैं रुधिराणु बोलते हैं। दोस्तों अगर रुधिर कणिकाएं आता है या ब्लड सेल्स लिखा जाता है या रुधिराणु लिखा जाता है तो एक ही बात होती है। तो रुधिर में उपस्थित कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं? या तो रुधिर में उपस्थित कोशिकाएं, रुधिर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे ही रुधिर कणिकाएं कहते हैं। रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं। ये निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती हैं। जो रुधिर में सेल्स पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ब्लड सेल्स कहते हैं या रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। जो रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आरबीसी इरीथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी इरीथ्रोसाइट्स होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, बोलते हैं लाल रुधिर। तो इन्हीं को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये लाल रुधिर कणिकाओं के रूप में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाई जाती हैं, जो रुधिर का लगभग 40% भाग बनाती हैं। जो आरबीसी होती हैं केवल उन्हीं कोशिकाओं में पाई जाती हैं, कशेरुकियों के शरीर में ही पाई जाती हैं, जो लगभग रुधिर का 40% भाग बनाती हैं। कशेरुकियों का मतलब होता है जिन भी प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, एक कोशिका जो आरबीसी कोशिकाएं होती हैं केवल उन्हीं जंतुओं में पाई जाती हैं और रुधिर का 40% भाग बनाती हैं। आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में 50 से 55 लाख होती है और इनका जो आकार होता है वो उभयाअवतल होता है। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी जो संख्या होती है प्रति अर्थात 1 ग्राम घन मिली, तो दोस्तों 1 घन मिलीमीटर रुधिर में जो जो आरबीसी की संख्या होती है वो कितनी होती है? 50 से 55 लाख होती है। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? उभयाअवतल होता है। और इनकी जो लंबाई होती है, जो आरबीसी की लंबाई होती है वो 8 माइक्रोन होती है। मोटाई होती है 1 से 2 माइक्रोन तक होती है। एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक बाइंडक पाया जाता है, जिसके कारण जो रुधिर का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। वयस्क एवं स्वस्थ मानव में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर ml होती है और पुरुषों में 13 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है और वह स्त्रियों में 13 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड होती है। सॉरी दोस्तों, स्त्रियों में होती है जो 12 से 14 ग्राम 100 ml ब्लड होती है। आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन होता है और मृत आरबीसी का जो निर्माण मृत आरबीसी का प्लीहा में अपघटन होता है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम आप सभी को इसके बारे में समझाते हैं एक बार फिर से। जो आरबीसी होती है इरीथ्रोसाइट्स होती है या इसी को लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, एक केवल और केवल कशेरुकियों के शरीर में ही पाई जाती हैं। कशेरुकियों का मतलब होता है जिनमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पाई जाती है। आरबीसी केवल उन्हीं के रुधिर में पाई जाती है। और जो रुधिर होता है, जो लगभग आरबीसी होती है रुधिर का लगभग 40% भाग बनाती है। आरबीसी की जो प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में जो संख्या होती है वो 50 से 55 लाख होती है। आरबीसी का आकार होता है वो उभयाअवतल होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 8 माइक्रोन होती है, 8 माइक्रोन तक होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 1 से 2 माइक्रोन तक होती है। जो परिपक्व आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो परिपक्व आरबीसी होती है उनमें केंद्रक
नहीं पाया जाता है। जबकि दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊँट एक ऐसा जीव है, कौन? ऊँट एक ऐसा जीव है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि ऊँट के अलावा किसी भी कशेरुकी प्राणियों में की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता केवल किस ऊँट को छोड़कर, जिसके कारण रुधिर का जो रंग होता है वो लाल सॉरी दोस्तों हीमोग्लोबिन इसमें एक वर्णक पाया जाता है। जो आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण जो रुधिर का रंग होता है वो लाल होता है। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? प्रति 100 ml रुधिर में जो कितनी होती है? तो वो होती है 15 ग्राम। कितनी? प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति में 100 ग्राम सॉरी दोस्तों 100 ml रुधिर में 15 ग्राम क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और पुरुषों में अगर बात की जाए तो पुरुषों में 13 से 16 ग्राम, कितनी? 13 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है जिनमें पुरुषों में। तो स्त्रियों में होती है 12 से 14 ग्राम 100 ml प्रति ब्लड होती है। जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। मृत आरबीसी का प्लीहा में अपघटन होता है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। तो ये हो गई रुधिर की आरबीसी की संरचना। तो आरबीसी के कार्य क्या होते हैं? तो आरबीसी का कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन का तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना ही आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। अब दूसरी कोशिकाएं पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी। रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं, रुधिर कणिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती थी आरबीसी जिसको मैंने आप सभी के लिए पढ़ा दिया है। दूसरी कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। क्या? श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। वे कणिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन न होने के कारण श्वेत रंग की होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहलाती हैं। ये अंडाकार सॉरी दोस्तों ये गोलाकार अंडाकार होती हैं, जिनमें परिपक्व अवस्था में केंद्रक पाया जाता है। इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में 5 से 9,000 होती है। इनका जो जीवन काल होता है वो 10 से 15 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है। तो डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं? तो वे कणिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये सफ़ेद रंग की होती हैं, इसीलिए इन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इनका जो आकार होता है वो गोलाकार होती हैं या अंडाकार आकार की होती हैं। इनके परिपक्व अवस्था में केंद्रक पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है इनकी परिपक्व अवस्था में केंद्रक पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या होती है 9 से 10 सॉरी दोस्तों 5 से 9,000 तक होती है। जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो 10 से 15 दिन का होता है। तो डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। अगर एक डब्ल्यूबीसी की संरचना हम देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी की संरचना अर्थात उसकी जो कोशिका द्रव में कुछ कण पाए जाते हैं। इन्हीं कणों की उपस्थिति के आधार पर डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है कणिकामय डब्ल्यूबीसी, एक होता है कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। हमने चार्ट में बताया था। जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी किसे कहते हैं? जिनके जीव द्रव में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उन्हें कणिकामय डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी होती है ये निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। इसके 2 नाम हैं, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। तो वे कणिकामय डब्ल्यूबीसी जिनके कण अम्लीय रंजकों इओसिन में रंग जाते हैं उन्हें इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स कहते हैं।
तो एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स किसे कहते हैं? तो वे कणिकामय WBC जिनके जो कण होते हैं वो अम्लीय रंजकों जो इयोसिन में रंग जाते हैं उसको इयोसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स कहते हैं। इनका केंद्रक दो स्पष्ट पिंडकों में बटा होता है। इनका जो केंद्रक होता है इस प्रकार से दो पिंडकों में बटा होता है। एक कुल WBC की 2 से 4% होती हैं जो का एसिडोफिल्स होती है या इयोसिनोफिल्स होती हैं जो कुल WBC में 2 से 4% उसका भाग बनाने का कार्य करती हैं। तो एसिडोफिल्स का जो मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षण करना, एलर्जी व अति संवेदनशीलता का इनका मुख्य कार्य होता है। अब दूसरी होती हैं बेसोफिल्स। वे कणिकामय WBC जिनके कण मैथिलीन ब्लू क्षारीय रंजक में रंग जाते हैं उन्हें बेसिडोफिल्स कहते हैं। किसे कहते हैं बेसोफिल्स? तो वे कणिकामय WBC जिनके जो कण होते हैं वो मैथिलीन ब्लू क्षारीय रंजक में रंग जाते हैं। कौन से? मैथिलीन ब्लू क्षारीय रंजक में रंग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेसोफिल्स कहते हैं। एक कुल WBC का 0.5 से 2% भाग बनाती हैं और इनका जो केंद्रक होता है 2 से 3 पिंडकों में बटा होता है। कुछ बेसोफिल्स होती हैं इनका जो केंद्रक होता है इस प्रकार 2 पिंडकों में बटा होता है और कुछ बेसोफिल्स होती हैं इस प्रकार से 3 पिंडकों में बटा होता है। ये हेपेरिन, हिस्टामिन एवं सेरोटोनिन नामक पदार्थों का स्रावण करती हैं। बेसोफिल्स प्रदाय प्रक्रिया प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं। प्रदाय का मतलब होता है जो बेसोफिल्स होती हैं जो सूजन दर्शाने का कार्य करती हैं। तो जो बेसोफिल्स होती हैं उसमें हेपेरिन का स्रावण करती हैं और हिस्टामिन का स्रावण करती हैं और सेरोटोनिन का स्रावण करती हैं। हेपेरिन का कार्य होता है जो हेपेरिन रुधिर में पाया जाता है तो हेपेरिन का कार्य होता है रुधिर को जमने नहीं देता है। हमारे शरीर में जो रुधिर पाया जाता है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण जमता नहीं है। तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। तो वे कणिकामय WBC जिनके कण अम्लीय तथा क्षारीय सभी प्रकार के वर्णकों में रंग जाते हैं उन्हें न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। तो ऐसे कणिकामय WBC जिनके जो कण होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के वर्णकों में रंग जाते हैं उनको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। इनके केंद्रक कई छोटे छोटे पिंडकों में बटे होते हैं। इनके एक कुल WBC की 70% होती है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके जो केंद्रक होते हैं कई छोटे छोटे पिंडकों में इस प्रकार बटे होते हैं और एक कुल WBC की 70% भाग होती हैं। एक कूटपादों के द्वारा सक्रिय भ्रमण करती हैं और रुधिर में पहुंचने वाले रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। इस प्रक्रिया को भक्षण क्रिया या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके जो कूटपाद होते हैं इस प्रकार की इनमें कुछ संरचना पाई जाती हैं। इस प्रकार की इनमें कुछ संरचना पाई जाती है जो क्या कूटपाद कहलाते हैं। तो इस प्रकार की जो कूटपाद संरचना पाई जाती हैं जिनके माध्यम से क्या कहते हैं? भ्रमण करती हैं। भ्रमण करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जो हानिकारक रोगाणु होते हैं उनका भक्षण कर लेती हैं, उन्हें खा लेती हैं। तो भक्षण करने की प्रक्रिया को ही भक्षण क्रिया या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये हो गई न्यूट्रोफिल्स की संरचना। अभी बताया जो कणिकामय कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स, दूसरी होती है बेसोफिल्स और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। अब जो कणिका विहीन WBC है किसे कहते हैं? तो वे WBC जिनके जीवद्रव्य में छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें कणिका विहीन WBC कहते हैं। एक WBC की संरचना देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है? जीवद्रव्य पाया जाता है। उसके जीवद्रव्य में क्या होता है? जीवद्रव्य में अगर जो कण जैसी संरचना नहीं पाई जाती हैं तो इन्हें कणिका विहीन WBC कहा जाता है। तो वे WBC जिनके केंद्रक में छोटे छोटे कण नहीं होते हैं कणिका विहीन WBC कहलाती हैं। ये निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं? ये सबसे छोटे आकार की WBC होती हैं। इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 5 माइक्रोन होता है। लिम्फोसाइट्स होती हैं सबसे छोटे आकार की WBC होती हैं। इनका व्यास होता है 5 माइक्रोन होता है। ये कुल WBC का 20 से 30% होती हैं। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कुल WBC का 20 से 30% भाग बनाती हैं। इनका केंद्रक होता है बड़ा होता है और गोल होता है। जो लिम्फोसाइट्स का जो केंद्रक होता है बड़ा होता है किस पे और गोल कैसा होता है? गोल होता है। ये प्रतिरक्षी प्रोटीन या एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। जो लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती है प्रतिरक्षी प्रोटीन और एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य करती हैं। इनकी जो खोज की थी वो एमिल बॉन
बेहरिंग ने की थी। तो एमएल वॉन बेहरिंग ने लिम्फोसाइट की खोज की थी। जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं मोनोसाइट्स होती हैं। तो ये सबसे बड़े आकार की होती हैं, डब्ल्यूबीसी ये सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं। इनका व्यास होता है वो 20 माइक्रोन होता है। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से 10% भाग बनाती हैं। ये चंद्राकार केंद्र युक्त होती हैं जो ऊतक द्रव में पहुंचकर मैक्रोफेज में बदल जाती हैं तथा रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। जो मोनोसाइट्स होती हैं ये सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं। इनका व्यास होता है 20 माइक्रोन होता है। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से 10% भाग बनाती हैं। ये चंद्राकार केंद्रक युक्त होती है। इनका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, चंद्रा आकार का होता है, जो ऊतक द्रव में पहुँच करके मैक्रोफेज का निर्माण कर लेती हैं या मैक्रोफेज में बदल जाती हैं और रोगाणुओं को खा लेती हैं, रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। तो ये हो गई डब्ल्यूबीसी की कणकाविहीन कोशिकाओं की प्रकार। अब हमें पढ़ना है जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, बताया था। पहली होती है आरबीसी होती है, दूसरी होती है तो वो डब्ल्यूबीसी होती है और तीसरी होती है रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहती हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में की जो संख्या होती है वो 2 से 5 लाख होती है। ये अति सूक्ष्म केंद्रक विहीन संकुचनशील गोलाकार या अंडाकार टुकड़े होते हैं। जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाई जाती हैं। स्तनधारियों का मतलब होता है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको स्तनधारी प्राणी कहते हैं। तो ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाई जाती हैं। मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में जो संख्या होती है वो 2 से 5 लाख होती है। और ये कैसे होती है, अति सूक्ष्म होती हैं। कैसी अति सूक्ष्म होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। संकुचनशील होती हैं अर्थात ये सतल हो जाती हैं और ये गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं। इनका जो व्यास होता है रुधिर प्लेटलेट्स का व्यास होता है 2 से 5 माइक्रोन होता है। ये अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट्स कोशिकाओं के विखंडन से बनने वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जो अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में क्या पाया जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स पाया जाता है। तो मेगा कैरियोसाइट्स के कोशिकाएं जब टूटती हैं उनका विखंडन होता है तो उनसे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है और ये रुधिर स्कंदन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो ये रुधिर का थक्का जमाने में या रुधिर का थक्का बनाने में कार्य करती हैं या इसी को रक्त स्कंदन बोलते हैं। अब दोस्तों एक टॉपिक और दिया गया है लसिका, तो थोड़ा लसिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर लसिका और रुधिर में अंतर पढ़ेंगे। दोस्तों इस शॉर्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि रुधिर किसे कहते, लसिका किसे कहते हैं, लसिका और रुधिर में अंतर बताइए। तो जब रुधिर धमनी कोशिकाओं में बहता है तो आरबीसी को छोड़कर रुधिर का शेष तरल भाग रिसकर ऊतक द्रव में आ जाता है जिसे लसिका कहते हैं। अर्थात लसिका होता है वो रंगहीन तरल ऊतक द्रव है जिसमें डब्ल्यूबीसी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका का प्रमुख कार्य होता है ऊतकों की मरम्मत करना, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना। तो लसिका किसे कहते हैं, ऐसी को लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को लिम्फ बोलते हैं। तो लसिका या लिम्फ किसे कहते हैं। जब रुधिर धमनी कोशिकाओं में बहता है तो जो आरबीसी होती है तो आरबीसी को छोड़कर रुधिर का जो शेष भाग रिसकर ऊतक द्रव में आ जाता है तो उसे लसिका कहते हैं। और अर्थात दूसरी भाषा है लसिका रंगहीन तरल ऊतक द्रव है जो डब्ल्यूबीसी, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका का प्रमुख कार्य होता है ऊतकों की मरम्मत करना, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना। तो ये लसिका की परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे लसिका और रुधिर में अंतर। रुधिर और लसिका में अंतर क्या होता है, तो रुधिर और लसिका में अंतर निम्न होता है। रुधिर में आरबीसी पाई जाती है, लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। रुधिर में डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में होती है जबकि लसिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। रुधिर में न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है, लसिका में जो लिम्फोसाइट्स होता है वो सबसे अधिक होता है। रुधिर में घुलनशील प्रोटीन अधिक तथा अघुलनशील प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है
जबकि जो लसिका होती है तो लसिका में घुलनशील प्रोटीन कम पाई जाती है, जबकि अघुलनशील प्रोटीन अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो रुधिर होता है, रुधिर कार्बन, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, और जबकि जो लसिका होती है, लसिका में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ शामिल मात्रा में होते हैं, जबकि जो लसिका होती है, लसिका में जो उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो किसके रुधिर और लसिका में अंतर के थे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, रुधिर के बारे में पढ़ लिया, लसिका के बारे में पढ़ लिया, रुधिर और लसिका में अंतर पढ़ लिए दोस्तों। तो ये आपके जो रुधिर है वो 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और इससे कभी कभी 7 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। पूछा जाता है कि रुधिर में कौन कौन सी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, एक होती है RBC लाल रुधिर कणिकाएँ, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएँ, और रुधिर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं दोस्तों। रुधिर के कार्य पूछा जाता है, रुधिर की संरचना पूछी जाती है, तो रुधिर क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं दोस्तों। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।